क्या आप जानते हैं कि एफआईआर दर्ज होने के बाद क्रिमिनल केसेस की असल कहानी कहां से शुरू होती है? एक शख्स के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है, एविडेंसेस इकट्ठे किए जाते हैं, विटनेस के खिलाफ स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती हैं, पुलिस डायरी में रोजाना की बुनियाद पर इन्वेस्टिगेशन लिखी जाती है और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब पुलिस को फैसला करना होता है कि आया एक्यूज के खिलाफ इतने एविडेंसेस मौजूद हैं कि उसे मजिस्ट्रेट के सामने भेजा जाए या एविडेंस नाकाफी होने की सूरत में इसे रिलीज कर दिया जाए। लेकिन यहाँ असल सवाल ये है कि अगर पुलिस किसी एक्यूज को सेक्शन 169 के तहत रिलीज कर दे तो क्या वो शख्स हमेशा के लिए बरी हो गया है? अगर एविडेंस काफी हो तो सेक्शन 170 में क्या होता है? कंप्लेनेंट और विटनेस को कोर्ट के सामने कैसे लाया जाता है? पुलिस डायरी क्या होती है? क्या अक्यूज को पुलिस डायरी देखने का हक हासिल है? और सबसे अहम सवाल, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश होती है वो असल में क्या होती है? क्या इसे चालान कहते हैं? क्या हर पुलिस रिपोर्ट चालान होती है? क्या पुलिस मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट का पाबंद होता है? आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 168 से लेके सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी का एक एक सेक्शन को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ मुकम्मल कानूनी चेन के तौर पर समझेंगे। यानी हम देखेंगे कि एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ती है, पुलिस का किरदार कहाँ खत्म होता है, मजिस्ट्रेट का किरदार कहाँ से शुरू होता है, एक्यूज्ड के लिए सेक्शन 169 और सेक्शन 170 का क्या मतलब है, पुलिस डायरी की क्या लीगल इंपॉर्टेंस है और आखिर में 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट अदालत में कैसे पेश होती है। आज की इस वीडियो के बाद आपके ज़हन में सेक्शन 168 से लेके सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी का पूरा कंसेप्ट एक मुकम्मल पिक्चर की तरह क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 168 ऑफ सीआरपीसी की। इस सेक्शन को समझने के लिए हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर मौजूद हिरार्की को समझना होगा। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हमेशा एक ही पुलिस ऑफिसर के हाथ में होना जरूरी नहीं। कई केसेस में इन्वेस्टिगेशन किसी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर के जरिए भी की जा सकती है, जो मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स मुकम्मल करता है, विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, मौके का मुआयना करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है और केस के मुतालिक मुख्तलिफ फैक्ट्स सामने लाता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन किसी सबऑर्डिनेट पुलिस अफसर ने की है तो इस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट किसको बताया जाएगा? यहाँ सीआरपी का सेक्शन 168 सामने आता है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि जब भी कोई सबऑर्डिनेट पुलिस अफसर को इन्वेस्टिगेशन करेगा तो जो उसका रिजल्ट निकलेगा वो अपने ऑफिसर इंचार्ज यानी जो थाने के इंचार्ज जिसे हम एसएचओ कहते हैं उसको दिखाने का या उसको बताने का पाबंद होगा। यानी कानून ने इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक रिपोर्टिंग चेन कायम की है। यानी सादा अल्फाज में समझें तो एक सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो भी फाइंडिंग उस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी वो अपने सीनियर या ऑफिसर इंचार्ज को रिपोर्ट करेगा और फिर इन्वेस्टिगेशन को कानून के अगले मरहले की तरफ लेकर जाया जाएगा। यहाँ एक बहुत अहम कंसेप्ट समझने की जरूरत है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक रैंडम प्रोसेस नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल लीगल प्रोसेस है। इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, एविडेंस कलेक्ट होता है, फाइंडिंग सामने आती है और फिर वो फाइंडिंग मुतलका ऑफिसर के सामने रिपोर्ट की जाती है और यही सेक्शन 168 हमें समझाता है। ऑफिसर इंचार्ज के सामने पेश किया जाएगा तो अब आगे क्या होगा? क्या एक्यूज के खिलाफ जो एविडेंस हैं वो काफी हैं या एविडेंस नाकाफी है? अगर तो एविडेंसेस नाकाफी हैं तो सीआरपीसी का सेक्शन 169 सामने आता है। अगर तो एविडेंसेस काफी हैं तो सीआरपीसी का सेक्शन 170 का मैकेनिज्म अप्लाई होता है। यानी सेक्शन 169 और 170 ऑफ सीआरपीसी को आप एक दूसरे के मुकाबले समझ सकते हैं। एक तरफ है इनसफिशिएंट एविडेंस सेक्शन 169 और दूसरी तरफ है सफिशिएंट एविडेंस 170। अब पहले हम सेक्शन 169 ऑफ सीआरपीसी को समझते हैं कि वो क्या है। सेक्शन 169 ऑफ सीआरपीसी यानी रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस इज डेफिशिएंट। फर्ज करें पुलिस ने एक शख्स को अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पुलिस ने विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, मौके की इंस्पेक्शन की, सीसीटीवी फुटेज देखी, रिकवरी करने की कोशिश की और जो अवेलेबल एविडेंस था उसको एनालाइज किया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर को यह मालूम हुआ कि एक्यूज के खिलाफ इतना एविडेंस या रीजनेबल ग्राउंड मौजूद नहीं है तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने भेजा जा सके। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ इस वजह से कि पुलिस ने इसे अरेस्ट किया था वो शख्स पुलिस कस्टडी में ही रहेगा? नहीं। यहाँ सीआरपीसी का सेक्शन 169 सामने आता है। इसका बुनियादी कंसेप्ट ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑफिसर इंचार्ज को यह मालूम हो कि एक्यूज के खिलाफ जो एविडेंसेस या जो रीजनेबल ग्राउंड है वो मौजूद नहीं है तो उसे सेक्शन 169 ऑफ सीआरपीसी के तहत रिलीज किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम कानूनी नुक्ता है
ये रिलीज आमतौर पर बॉन्ड के साथ होती है, यानी एक्यूज से एक ऐसा बॉन्ड लिया जाता है कि जब भी इसे मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होने के लिए रिक्वायर्ड किया जाएगा तो वो कोर्ट के सामने हाजिर होगा। अब जरा गौर करें कि लॉ ने यहाँ कितना खूबसूरत बैलेंस कायम किया है। एक तरफ एक्यूज की लिबर्टी है, दूसरी तरफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इंटरेस्ट है। लॉ ये नहीं चाहता एक शख्स को गैर जरूरी तौर पर कस्टडी में रखा जाए जो अरेस्ट हुआ था और जिसके खिलाफ FIR की गई थी, लेकिन दूसरी तरफ लॉ ये भी चाहता है कि अगर मुस्तकबिल में इस शख्स की कोर्ट के सामने जरूरत हो तो वो लीगल प्रोसेस से बाहर ना हो। इसलिए सेक्शन 169 के तहत रिलीज के साथ बॉन्ड का कंसेप्ट मौजूद है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें अली के खिलाफ चोरी की FIR दर्ज हुई, पुलिस ने अली को अरेस्ट कर लिया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पुलिस ने विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, CCTV फुटेज चेक की, मौके का इंस्पेक्शन किया और स्टोलन प्रॉपर्टी की रिकवरी की कोशिश की। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के आखिर में पुलिस को मालूम हुआ कि अली के खिलाफ कोई ऐसा रिलायबल एविडेंस मौजूद नहीं जिसकी बुनियाद पर इसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सके। ना किसी विटनेस ने अली को क्राइम करते हुए देखा है, ना स्टोलन प्रॉपर्टी अली से रिकवर होती है, ना CCTV में अली की मौजूदगी साबित होती है और ना कोई ऐसा मटेरियल मौजूद है जो अली को क्राइम के साथ रीजनेबल कनेक्ट करता है। अब पुलिस के सामने सवाल है, क्या अली को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए? अगर एविडेंस काफी नहीं है और रीजनेबल ग्राउंड भी मौजूद नहीं तो सेक्शन 169 के तहत रिलीज का मामला सामने आ सकता है। लेकिन यहाँ हमेशा एक बात याद रखें कि सेक्शन 169 ऑफ CRPC के तहत रिलीज का मतलब ये नहीं कि वो बरी हो गया। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखें, सेक्शन 169 ऑफ CRPC के तहत रिलीज का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो एक्विटल यानी बरी हो। पुलिस किसी शख्स को एक्विट नहीं कर सकती यानी बरी नहीं कर सकती। एक्विटल कोर्ट का एक डिसीजन है यानी एक जुडिशियल डिसीजन। सेक्शन 169 सिर्फ और सिर्फ उस वक्त सामने आता है कि जब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी शख्स या जो एक्यूज पर्सन है उसके खिलाफ कोई अवेलेबल एविडेंस या कोई ऐसी स्टेटमेंट उसकी नहीं आती जिसकी वो साबित हो कि वो मुजरिम हो और वो कोई ऐसा सफिशिएंट ग्राउंड लीगल ग्राउंड नहीं है जिसकी वजह से उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। इसलिए सेक्शन 169 को एक्विटल के साथ कंफ्यूज करना एक बहुत बड़ी कानूनी गलती। यहाँ एक और बहुत अहम सवाल है कि क्या सेक्शन 169 ऑफ CRPC के तहत जो रिलीज है उसको जमानत कहा जाएगा? यहाँ भी फर्क समझना बहुत जरूरी है। जमानत का बुनियादी तस्वर यानी बेल का जो बेसिक कंसेप्ट है वो कस्टडी से रिहाई का है, जहाँ मुलजिम को मखसूस कानूनी शराइत के तहत अदालती कार्रवाई में हाजिर होने की जिम्मेदारी के साथ रिहा किया जाता है। जबकि सेक्शन 169 की बुनियादी वजह यह है कि तफ्तीश के दौरान पुलिस को मालूम होता है कि मुलजिम के खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने भेजने के लिए काफी सबूत या माकूल बुनियाद मौजूद नहीं, यानी दोनों तस्वुरात को एक ही चीज नहीं समझा जा सकता। इसलिए सेक्शन 169 ऑफ CRPC को एक्विटल यानी बरी होने के साथ कंफ्यूज करना एक बहुत बड़ी कानूनी गलती होगी। अब हम चलते हैं CRPC की सेक्शन 170 के तहत जब सबूत काफी हो तो पुलिस क्या करेगी। अब उस सूरत-ए-हाल को देखते हैं जो सेक्शन 169 ऑफ CRPC के बिल्कुल बरक्स है, यानी CRPC के सेक्शन 169 में सबूत नाकाफी था, लेकिन सेक्शन 170 ऑफ CRPC में पुलिस अफसर को यह मालूम होता है कि मुलजिम के खिलाफ काफी सबूत या माकूल बुनियाद मौजूद है। सेक्शन 170 ऑफ CRPC के मुताबिक अगर तफ्तीश के नतीजे में ये मालूम हो कि मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने भेजने के लिए काफी सबूत या माकूल बुनियाद मौजूद है तो पुलिस उसे मजिस्ट्रेट के सामने रवाना करे। अगर मुलजिम हिरासत में है तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और अगर वो हिरासत में नहीं तो कानून के मुताबिक उससे जमानत या हाजिरी के लिए मुचलके लेने का तरीका अख्तियार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी एक बहुत अहम बात समझिए, सेक्शन 170 ऑफ CRPC का मतलब ये नहीं कि पुलिस ने मुलजिम को मुजरिम करार दिया। पुलिस सिर्फ ये समझती है कि दस्तयाब मवाद की बुनियाद पर मुलजिम को अदालत के सामने भेजने के लिए काफी बुनियाद मौजूद है। जुर्म या बेगुनाही का हतमी फैसला अदालत ही करेगी। पुलिस का काम तफ्तीश करना, सबूत जमा करना और तफ्तीश के नतीजे की बुनियाद पर मुलजिम को अदालत के सामने लाना, लेकिन मुलजिम मुजरिम या बेगुनाह इसका हतमी तयन अदालत करे। इसलिए CRPC के सेक्शन 169 और 170 को याद रखने के लिए दो चीजें, यानी 169 में जो एविडेंसेस होते हैं वो नाकाफी होते हैं और जो सेक्शन 170 ऑफ CRPC है उसमें एविडेंसेस होते हैं जिनकी बुनियाद पर मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। लेकिन दोनों सूरतों में हतमी फैसले की इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अदालत को है, वो रिलीज करे या वो उसको जो है ना एक्विट करे या उनको सजा दे, ये फैसला सिर्फ अदालत कर सकती है, पुलिस नहीं। अब आते हैं सेक्शन 171 ऑफ CRPC की तरफ, यानी मुद्दई और गवाहों का मामला। फर्ज करें पुलिस ने यह फैसला किया तो मुलजिम के खिलाफ काफी सबूत मौजूद है तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने रवाना किया जाए, लेकिन फौजदारी मुकदमा सिर्फ मुलजिम का नाम अदालत में भेजने से मुकम्मल नहीं है। मुकदमे में मुद्दई होगा, गवाह होंगे, तो ऐसे लोग होंगे जो इस्तगासा के मुकदमे के लिए अहम होंगे। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस इन सबको हर वक्त अपने साथ हिरासत में रखेगी? क्या गवाह को गैर जरूरी तौर पर पुलिस के साथ घूमना पड़ेगा? सेक्शन 171 ऑफ CRPC
इस मामले को रेगुलेट करता है। इस दफा इस सेक्शन का बुनियादी मकसद ये है कि मुद्दई और गवाहों को अदालती कार्रवाई में जरूरी तौर पर दस्तयाब रखा जाए। सेक्शन 171 ऑफ सीआरपीसी इसी मामले को रेगुलेट करता है। इस सेक्शन का बुनियादी मकसद ये है कि मुद्दई और गवाहों को अदालती कार्रवाई में जरूरी तौर पर दस्तयाब रखा जा सके, लेकिन इन्हें गैर जरूरी पाबंदी या तकलीफ का सामना न करना पड़े। यानी कानून यहाँ भी एक तवाज़ुन कायम करता है। एक तरफ इस्तगासा के लिए गवाहों का अदालत में दस्तयाब होना जरूरी है, दूसरी तरफ गवाहों को गैर जरूरी तौर पर पुलिस हिरासत या पाबंदी में रखना भी कानून का मकसद नहीं है। फौजदारी मुकदमे में गवाह इस्तगासा के मुकदमे की रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन गवाह होना इस बात का मतलब ये नहीं है तो उस शख्स की आजादी मुकम्मल तौर पर खत्म हो। कानून इस बात की कोशिश करता है कि वो अदालत के सामने हाजिर हो, लेकिन इसे गैर जरूरी तकलीफ से भी दूर रखा है। अगर कोई जरूरी शख्स अदालत में हाजिर होने से इनकार करे या मतलूबा मचलके न भरे तो कानून के मुताबिक इसे मजिस्ट्रेट के सामने रवाना करने का तरीका अख्तियार कहा जा सकता है। यानी सेक्शन 171 ऑफ सीआरपीसी का मकसद इस्तगासा के गवाहों की दस्तयाबी और उनकी आजादी के दरमियान तवाज़ुन कायम करना है। अब हम आते हैं सीआरपी के सेक्शन 172 की तरफ। ये एक इंतहाई अहम और अमली सेक्शन है। ये सेक्शन हर फौजदारी वकील के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसका तलब पुलिस की रोजाना की तफ्तीश के रिकॉर्ड के हवाले से है। जरा सोचे, पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, अब अदालत या किसी दूसरे कानूनी फोरम पर यह सवाल पैदा हो सकता है कि ये तफ्तीश के दौरान पुलिस ने क्या क्या किया, किस दिन तफ्तीश हुई, किस वक्त पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, किस जगह गई, किस शख्स से मिली, कौन सा मवाद सामने आया, कौन से हालात की तफ्तीश की गई और तफ्तीश की पेशरफ्त क्या थी। ये तमाम चीजें रिकॉर्ड होना जरूरी है। इसलिए सेक्शन 172 ऑफ सीआरपीसी के तहत तफ्तीश करने वाला पुलिस अफसर रोजाना की बुनियाद पर तफ्तीशी डायरी मुरतब करता है। आमतौर पर इसे पुलिस डायरी या केस डायरी कहा जाता है। इस सेक्शन में तफ्तीश की रोजाना कार्रवाई का रिकॉर्ड मौजूद होता है, यानी पुलिस ने तफ्तीश कब शुरू की और कब खत्म की और तफ्तीश के दौरान कौन से हालात सामने आए। पुलिस डायरी और पुलिस रिपोर्ट एक चीज नहीं है। पुलिस डायरी तफ्तीश के दौरान की रोजाना कार्रवाई का रिकॉर्ड है, जबकि पुलिस रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है। ये दोनों अलग अलग कानूनी दस्तावेजात और तस्वीरात। यहाँ पे सवाल आता है कि क्या मुल्ज़िम पुलिस डायरी देख सकता है। अमूमी असूल ये है कि मुल्ज़िम या इसका नुमाइंदा सिर्फ इस बुनियाद पर पुलिस डायरी का मुतालबा या मुआयना नहीं कर सकता कि अदालत ने इसका हवाला दी, लेकिन कानून में मखसूस सूरतें मौजूद हैं जहाँ पुलिस डायरी को अदालत के सामने इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन अगर पुलिस अफसर अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए डायरी का इस्तेमाल करता है, या अदालत कानून के मुताबिक पुलिस अफसर के बयान की जांच या तजाद जाहिर करने के मकसद के लिए डायरी को इस्तेमाल करती है, तो शहादत के कानून के मुताबिक ये असूल लागू होते हैं। यहाँ एक अहम बात याद रखें, पुलिस डायरी का मकसद खुद ब खुद इस्तगासा का बुनियादी सबूत बन जाना नहीं है, ये बुनियादी तौर पर तफ्तीशी अमल का रिकॉर्ड है। अब सीआरपी के सेक्शन 172 की जो प्रैक्टिकल वैल्यू है उसको देखते हैं कि मुद्दई का वकील, फर्ज करें मुद्दई का वकील अदालत में ये सवाल उठाता है तो पुलिस ने फलां तारीख को तफ्तीश की थी या नहीं, या ये नुक्ता उठाता है कि पुलिस अफसर के बयान और तफ्तीशी रिकॉर्ड में तजाद मौजूद है। ऐसी सूरत में पुलिस डायरी की कानूनी अहमियत सामने आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस डायरी का हर लफ्ज खुद ब खुद सबूत बन जाए। इसका इस्तेमाल कानून की मुकर्रर तरीकों के मुताबिक होगा। इसलिए सेक्शन 172 ऑफ सीआरपीसी को शहादत और तरीकाकार के दरमियान एक अहम कड़ी भी समझा जा सकता है। उसके बाद अब हम पहुंचते हैं आज की इस पूरी गुफ्तगू के सबसे अहम सेक्शन की तरफ। ये वो सेक्शन है जहां तफ्तीश अपने तकमीली मरहले पर पहुंचती है और पुलिस अपने तफ्तीशी नतीजे को मजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्ट करती है। सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी का बुनियादी तस्वर यह है कि तफ्तीश को गैर जरूरी तखीर के बगैर मुकम्मल किया जाए और जब तफ्तीश मुकम्मल हो जाए तो निगरान अफसर मुतलका मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट रवाना करे। ये पुलिस रिपोर्ट तफ्तीश के नतीजे को अदालत के सामने लाती है। यानी अब पुलिस ने तफ्तीश कर ली, सबूत जमा कर लिए, वो के बयानात दर्ज कर लिए, जरूरी कानूनी तकाजे मुकम्मल कर लिए और अब तफ्तीश का नतीजा अदालत के सामने रिपोर्ट किया जाएगा। अब यहाँ एक आम इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, चालान। आमतौर पर हम कहते हैं कि पुलिस ने चालान अदालत में जमा करवा दिए, लेकिन कानूनी नक्ता नजर से वसी तर इस्तेलाह पुलिस रिपोर्ट है। यानी सेक्शन 173 के तहत पुलिस तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने अपनी रिपोर्ट रवाना करती है। आम रवाज में अगर पुलिस के मुताबिक मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए काफी मवाद मौजूद हो तो इसे आमतौर पर चालान के तौर पर समझा जाता है। पर अगर तफ्तीश के नतीजे में पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि मुकदमा इस शक्ल में आगे नहीं बढ़ सकता तो रिपोर्ट में इस तफ्तीशी नतीजे को भी जाहिर किया जा सकता है। सेक्शन 173 का बुनियादी तस्वर तफ्तीश की तकमील के बाद पुलिस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के सामने जमा करवाना। ये रिपोर्ट तफ्तीश के नतीजे को अदालत के सामने रखती है। अब हम समझते हैं कि सेक्शन 169, 170 और 173 ऑफ सीआरपीसी का आपस में तलब क्या है, इनका रिलेशन क्या है। एक मिसाल के जरिए समझते हैं। फर्ज करें एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस तफ्तीश शुरू करती है, सबूत जमा होते हैं, वो के बयानात दर्ज होते हैं,
अब तफ्तीश के दौरान पुलिस के सामने दो इम्कानात है। अगर तो सबूत नाकाफी है तो सेक्शन 169 ऑफ सीआरपीसी का तस्वर सामने आएगा और मुल्जिम को कानून के मुताबिक रिहा किया जा सकता है। अगर सबूत काफी है तो सेक्शन 170 ऑफ सीआरपीसी के मुताबिक मुल्जिम को मजिस्ट्रेट के सामने रवाना किया जाएगा। अब तफ्तीश मुकम्मल होती है तो फिर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी के तहत पुलिस अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने रवाना करती है, तो ये पूरी कड़ी बनती है। सेक्शन 169 सबूत नाकाफी रिहाई, सेक्शन 170 सबूत काफी मजिस्ट्रेट के सामने रवानगी, सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी तफ्तीश की तकमील, पुलिस रिपोर्ट, ये तीनों दफात फौजदारी तफ्तीश की आखिरी मराइल को समझने के लिए इंतहाई अहम है। यहाँ पे एक बहुत अहम कानूनी सवाल आता है कि क्या पुलिस मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट का पाबंद है? पुलिस तफ्तीश करती है और रिपोर्ट जमा करवाती है, लेकिन मजिस्ट्रेट एक अदालती इख्तियार रखने वाला अफसर है। वो कानून के मुताबिक पुलिस रिपोर्ट यानी मुकदमे के रिकॉर्ड और दस्तयाब मवाद को देखता है, उसको देखकर मुनासिब कानूनी हुक्म जारी कर सकता है। यानी पुलिस की तफ्तीश अहम है, लेकिन पुलिस की राय हर सूरत में हतमी अदालती फैसला नहीं होती। यही फौजदारी निजाम इंसाफ का बुनियादी फर्क है। पुलिस तफ्तीश करती है, पुलिस रिपोर्ट देती है, लेकिन फैसला अदालत करती है। उसका मतलब ये हुआ, यानी पुलिस तफ्तीश करती है, पुलिस अपनी रिपोर्ट देती है, लेकिन हतमी अदालती अमल अदालत के सामने चलता है। इसलिए अगर पुलिस किसी मुल्जिम को सेक्शन 169 के तहत रिहा कर दे तो इसका मतलब ये नहीं कि मुल्जिम अदालती तौर पर भी बरी हो गया। इसी तरह पुलिस की रिपोर्ट को भी अदालत के हतमी फैसले के बराबर नहीं समझा जाएगा। अब इसे एक मुकम्मल जो है ना वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि फर्ज करें एक शख्स अहमद, इसके खिलाफ एक फौजदारी मुकदमे में रिपोर्ट दर्ज होती है, पुलिस तफ्तीश शुरू कर देती है, एक मुतहद पुलिस अफसर तफ्तीश करता है और अपने नताइज निगरान अफसर को रिपोर्ट करता है। ये सेक्शन 168 का तस्वर है। अब तफ्तीश में पुलिस को मालूम होता है कि अहमद के खिलाफ काफी सबूत मौजूद है, यानी यहाँ दफा 170 का तस्वर सामने आता है और अहमद को मजिस्ट्रेट के सामने रवाना करने का कानूनी अमल शुरू होता है। दूसरी तरफ अगर तफ्तीश में ये मालूम होता है कि अहमद के खिलाफ काफी सबूत या माकूल बुनियाद वजह मौजूद नहीं है, तो सेक्शन 169 के तहत इसे मुचलके पर रिहा करने का मामला सामने आया। अब मुकदमे में मुद्दई और गवाह भी हैं, इनको अदालती हाजिरी और इनके साथ कानूनी तरीकेकार सेक्शन 171 ऑफ सीआरपीसी के तहत समझा जाएगा। इसी दौरान पुलिस अफसर रोजाना की तफ्तीश का रिकॉर्ड भी अपनी पुलिस डायरी में मुरतब करती है। ये सेक्शन 172 का तस्वर है। अब जब तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है तो पुलिस सेक्शन 173 के तहत अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने रवाना करती है। अब मजिस्ट्रेट इस रिपोर्ट को और दस्तयाब जो मवाद है, जो एविडेंसेस हैं, उनको कानून के मुताबिक देखेगा और मुकदमे का अदालती अमल आगे बढ़ाएगा। जैसा कि अब आपने देखा कि सेक्शन 168 ऑफ सीआरपीसी लेकर 173 ऑफ सीआरपीसी दरअसल एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, ये एक मुकम्मल तफ्तीशी चेन है। आज हमने सीआरपी के सेक्शन 168 से लेकर 173 तक एक मुकम्मल लीगल जर्नी को समझा। हमने देखा कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ती है। हमने देखा जो सबऑर्डिनेट पुलिस अफसर है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो अपने सीनियर यानी ऑफिसर इंचार्ज को पेश करेगा और उसका पाबंद है पेश करने का। हमने समझा कि एविडेंस नाकाफी हो तो सेक्शन 169 ऑफ सीआरपीसी के तहत एक्यूज को रिलीज किया जा सकता है, यानी पुलिस खुद उसको रिलीज करेगी। हमने ये भी समझा कि सेक्शन 169 ऑफ सीआरपीसी के तहत जो एक्यूज रिलीज होता है उसको एक्विटल नहीं समझा जा सकता। फिर हमने सेक्शन 170 ऑफ सीआरपीसी को समझा, जहां हमने सफिशिएंट एविडेंस होने की सूरत में एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड किया जाने का प्रोसीजर समझा। इसके बाद सेक्शन 171 ऑफ सीआरपीसी के तहत विटनेसेस और कंप्लेनेंट के मामलों को समझा। फिर उसके बाद सेक्शन 172 ऑफ सीआरपीसी के तहत पुलिस डायरी की लीगल इंपोर्टेंस को देखा और आखिर में सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी तक पहुंचे, जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड करती है। अगर आप पूरे सिलसिले को एक ही लाइन में याद रखना चाहें तो यूं याद रख सकते हैं, सेक्शन 168 इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट की रिपोर्टिंग, सेक्शन 179 insufficient evidence for release, section 170 sufficient evidence forwarded to magistrate, section 171 complainant or witnesses, section 172 of CRPC पुलिस डायरी एंड फाइनल जो सेक्शन 173 ऑफ जो CRPC है वो जी फाइनल पुलिस रिपोर्ट। और आखिर में एक इंतहाई अहम बात कि FIR क्रिमिनल केस की सिर्फ एक बिगनिंग होती है। FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं, ड्यूरिंग द जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। पुलिस ये देखती है कि एविडेंस की क्या बुनियाद है और एविडेंसेस क्या मटेरियल अवेलेबल है एविडेंसेस को जो कलेक्ट कर सकते हैं, और अगर एविडेंसेस काफी हो तो सेक्शन 170 का मैकेनिज्म सामने आता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस डायरी मेंटेन होती है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद सेक्शन 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने आती है। यानी क्रिमिनल केस का ये पूरा सफर एक चेन की तरह है। FIR से इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन से एविडेंस, एविडेंस से पुलिस ओपिनियन, पुलिस ओपिनियन से सेक्शन 169 या सेक्शन 170 ऑफ CRPC, और फिर इन्वेस्टिगेशन से कंप्लीटेशन ऑफ चालान यानी 173 यानी पुलिस रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होती है। और यही वो पॉइंट है जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसीजर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। याद रखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेट्स, पुलिस कलेक्ट्स एविडेंस, पुलिस सबमिट्स रिपोर्ट्स, लेकिन कोर्ट डिसाइड्स। और यही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बुनियादी असूल है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें।
अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।